आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाज़ेब जीलानी। पहले एक शख्स को तौहीन मज़हब के शुबे में मारा जाता है और फिर उसके लिए इंसाफ मांगने वाले वकील को भी जान के लाले पड़ जाते हैं। ये किस्सा क्या है आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे। ख़वातीन की को जायदाद में हिस्सा देने से मुताल्लिक़ मुहतसिब ने एक अहम फ़ैसला दिया है। इस फ़ैसले की कानूनी और समाजी अहमियत किस कदर है, इस पे भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले वही मौजू समझ तो आप गए होंगे। अगर मैं हुकूमत के जहन से सोचूं तो 27वीं आइनी तरमीम कल छोड़ अगर आज रात ही मंजूर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। शहबाज शरीफ हुकूमत इस वक्त इसी जहन से काम कर रही है। आज दिन भर वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों से मिलते रहे। फिर खबर आई कि कल काबीना के इजलास में मंजूरी के लिए पेश करने के लिए मुसव्वदा तैयार भी हो चुका है। उधर दूसरी बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का कराची में इजलास जारी है। इजलास से पहले पार्टी की सेक्रेटरी इत्तला शाजिया मरी ने पार्टी के मूड के बारे में कुछ ये बताया। ये तवक्की है कि हम उनके प्रपोज़ल को सुनकर उसे मान ले, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियली जो सूबे हैं उनको मजबूत देखना चाहती है और सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोजल पर हामी भर सकती है। 18th अमेंडमेंट का रोल बैक तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं तो इस तरह के किसी काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शराकतदारी नहीं कर सकती जी। और इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ते में है, समझ तो आप गए होंगे। जबकि PTI ने तो पूरी 27वीं तरमीम का मुसव्वदा ही अक्सर मुस्तरद कर दिया है। आज मैं डॉन अखबार में माशी सहाफ़त के माहिर और हमारे अज़ीज़ दोस्त खुर्रम हुसैन का एक मज़मून पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि सूबों को शायद ये बात हज़म ना हो कि कौमी मालियाती कमीशन में उनके तयशुदा हिस्से को कम किया जाए। बिलखुसूस अगर वफाकी हुकूमत कर्ज़ों और सूद की अदायगी में सूबों से मदद मांगती है तो सूबे भी पलट के पूछ सकते हैं कि कर्ज़ा तो आपने बग़ैर हमारे मशवरे के ले लिया, अब आप कैसे चाहते हैं कि हम अदा करने में आपका साथ दें। अलबत्ता दिफाई अखराजात का मामला दूसरा है। इसमें इजाफे की मद में सूबे चाहें तो बाहमी रजामंदी से हाथ बटा सकते हैं और ये काम NFC के ढांचे के अंदर रह के भी हो सकता है। इसके लिए अलग से किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। खुर्रम हुसैन हमारे साथ हैं इस वक्त। खुर्रम हुसैन, लेकिन क्यों, कैसे? वो सब बहुत सिंपल है। और ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ ये सूबाई हुकूमतों के अंदर हो रही हैं। इनफैक्ट मुझे वहीं से जो इतला मिली है कि कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि जो चीज वो लोग चाहते हैं, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के पीछे जो लोग हैं यानी कि फौज, वो ये चाहते हैं कि तकरीबन लगभग 500 अरब रुपए सालाना सब सूबे मिलके इकट्ठा करके हवाले करें ताकि दफाई बजट जो है उसको थोड़ी सी उसका जो वजन है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर से थोड़ा सा कम हो जाए। और इस शर्त को पूरा करने के लिए आपको पूरा NFC अवार्ड रिवर्क करने की जरूरत नहीं है, ना आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोई लाने की जरूरत है, एटलीस्ट नॉट NFC अवार्ड के लिए। बाकी चीजों का आई कांट से आर्टिकल 243 जो है जुडिशरी के हवाले से जो कर रहे हैं वो अलग बात है। मैं सिर्फ अभी NFC अवार्ड और 18th अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। इस शर्त को पूरा करने के लिए सूबे जो हैं वो कोई मैकेनिज्म ऐसी क्रिएट कर सकते हैं जहां से डायरेक्टली जो पैसे ट्रांसफर जब किए जाते हैं वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत के अकाउंट में, तो उसमें से एक पोर्शन जो है वो हट के डायरेक्ट चला जाए फौज के अकाउंट में एज पेमेंट फॉर प्रोटेक्शन रिलेटेड सर्विसेज। अब उसको किसी तरह का कानूनी कवर दे दें उसको, यानी सारे चारों सूबे मिलके 25-25 रुपए डालें, 100 रुपए पूरे करें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, 25 तो नहीं डालेंगे। देखिए अब जैसे पंजाब का शेयर तो आधा होता है, जितना NFC अवार्ड में ट्रांसफर होना है, जो सारे सूबों का जो उसमें फेडरल डिविजिबल पूल में जो हिस्सा बनता है उसमें से आधा हिस्सा तो पंजाब को जाता है। 50 रुपए और उसमें से
25% जो है वो सिंध को जाते हैं, उसमें से 16% केपी गवर्नमेंट को जाते हैं और 10% बलूचिस्तान को जाते हैं। तो अगर ये वाला बोझ उनको उठाना पड़े 500 अरब रुपए का, तो फिर उसूलन तो यही वेटेज होनी चाहिए कि 500 अरब का आधा बोझ जो है वो फिर पंजाब हुकूमत देगी, यानी कि 250 अरब रुपए उनके अकाउंट से जाएंगे, फिर 1/4 जो है वो सिंध हुकूमत देगी, और इस तरह एग्जैक्टली कोई 125 अरब रुपए वो बन जाते हैं। तो इस तरह करके फिर आप उसको वर्कआउट करेंगे और फिर सारे जो बजट्स हैं, सूबाई बजट्स जो हैं, उनमें फिर ये चीज रिफ्लेक्ट होएगी। लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की शायद जरूरत ना पड़े अगर इस फॉर्मूला के राउंड किसी किस्म का एग्रीमेंट पैदा हो जाए, और कोशिश मेरी मालूमात के मुताबिक यही की जा रही है कि कोई इस टाइप की वर्किंग ले आए। अच्छा 500 अरब रुपए पे अगर चारों सूबे रजामंद हो जाते हैं, फिर अगले साल जाहिर है महंगाई है, 600 अरब रुपए देने पड़ेंगे, फिर उससे अगले साल 700 अरब रुपए देने पड़ेंगे, तो कहीं इसको कैप तो करना पड़ेगा, कहीं तो कुछ करना पड़ेगा ना। कैप तो फिर करना, आई थिंक सूबों को इस चीज के ऊपर काफी वो फिक्र होएगी और टेंशन इसी की वो लेंगे कि ठीक है, इस साल अगर हमने दे दिए 500 और मान गए 500 अरब, तो फिर अगले साल वो कितना होगा अमाउंट, और उसके बाद क्या होगा। और उसका एक हल ये है कि वो कैप जो है, ये अमाउंट जो है, ये आप एनएफसी में ही लिख दें, तो ताकि अगर इस कैप को चेंज करना पड़े तो फिर आपको एक फ्रेश नया एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन बुलानी पड़ेगी, जहां पे फिर सारे सूबों के साथ मिलके दोबारा से बैठ के आपको एक और कंसेंसस बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अच्छा, हुकूमत बजाय इसके कि सूबों से मांगे, इकोनॉमी रिस्ट्रक्चर करके 500 अरब रुपए क्यों नहीं कमा लेती? इतना अब यही तो सवाल है ना, और सूबे भी यही पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल जब एनएफसी अवार्ड हुआ था तो 2013-14 तक तो आपने खुद अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो 13.5% तक लेके जाना था। हाँ। और वहां से आगे फिर चलते चलते आज तो उसको 15-16% से ऊपर होना चाहिए था। तो आप क्यों नहीं कर सके जो चीज आप खुद करने में फेल हुए हैं? अब आप आके हमसे कह रहे हैं कि तुम लोगों को इसका बिल पे करना पड़ेगा, तो उनको तो थोड़ा नाजायज लग रहा है। और आई थिंक काफी जो वफाक से डिमांड्स आ रही हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम खर्चे भी आप ले लें और कस्टम्स ड्यूटीज के रेवेन्यूज आप हमें दे दें, और 2-3 और चीजें जो उनके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, वहां पे लड़ाई चलेगी और उधर सूबे जो है वो इसी किस्म की बात करेंगे। मतलब मेरा ख्याल में असल बार्गेनिंग इन नुक्तों पर होगी। 27 नवंबर को एनएफसी का इजलास है, मेरा ख्याल है उससे पहले मैकेनिज्म बनना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन, और एक वक्फा लेते हैं और फिर जो है शाहनवाज कुंबर साहब, जिनको तौहीन मजहब के इल्ज़ाम के तहत कत्ल किया गया था, उनके वकील के पास चलते हैं।